हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके अपने आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आ गई है आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज क्या है प्यारे बच्चों? तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूपी बोर्ड हाल ही में जागा है और यूपी बोर्ड ने जारी किया है आपका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर का मतलब है सिंपल पेपर, जिससे आपको पता चले कि आपका पेपर ऐसा ही आने वाला है। तो वही यूपी बोर्ड ने जारी किया कि कैसा आएगा आपका पेपर। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, तो आपको एक पूरा दायरा मिल जाएगा कि हाँ, हमारे ऐसे ऐसे पेपर आएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे और ऐसे ऐसे लगभग क्वेश्चन आएंगे। तो आज अपन लोग सॉल्व करने वाले हैं, पूरी तरह से सोल्यूशन करने वाले हैं यूपी बोर्ड के सैंपल पेपर, या मैं कहूं यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर 2023 को। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के प्यारे बच्चों। एकदम हलवा पेपर है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है प्यारे बच्चों। जिसने भी पढ़ा होगा वो डंके की चोट पे इस पेपर को भी फोड़ देगा, और जिसने इस पेपर को फोड़ दिया ना, वो यूपी बोर्ड के पेपर को भी फोड़ देगा। 100% डंके की चोट पे फोड़ देगा। तो एक बारी सभी लोगों को लाइक और शेयर की संख्या बढ़ानी है, और चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के यूपी बोर्ड के पेपर पे। तो पेपर पे अगर अपन लोग पहुंचेंगे, यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर में अगर हम लोग पहुंचे, तो ये है आपके यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर। ये लिखा हुआ प्रदेश पेपर। तो प्रत्येक प्रारंभ में 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि का नामांकित रेखाचित्र, जैसा कि यूपी मैंने बताया भी था कि आपको ज्यादा से ज्यादा बायोलॉजी में रेखा चित्र भी बनाने हैं, और वो क्लास भी डाली थी ना, तो वही बात इन्होंने भी कहा कि आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। और सभी प्रकार के निर्धारित अंक उनके सम्मुख भी हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों के निर्धारित अंक सम्मुख हैं। और यूपी बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बायोलॉजी के पेपर में, मैंने कहा था, हिंदी की तरह नहीं निकला, ज्यादा से ज्यादा रेखा चित्र बना करके लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके क्या आने वाले 4 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने है, जो क्या कह रहा है भाई? जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व, अब भाई नर जनन अंग, पूरा नर जनन अंग पूछ रहा है। परागण आता है, लेकिन पूरा नर जनन अंग, तो पूरा नर जनन अंग को प्रतिनिधित्व कौन करता है? बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुमंग। कौन है? पुमंग। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो कैसे होता है? बहुत अच्छे से आपको पता है कि लिंग निर्धारण के लिए पिता के लिंग गुणसूत्र किसके द्वारा होता है? मां के लिंग गुणसूत्र से होता नहीं, अंडाणु के माप से होता नहीं, शुक्राणु के माप से होता नहीं, तो पिता के लिंग गुणसूत्र से। किससे? पिता के लिंग गुणसूत्र से। इसके बाद दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहां पे होता है? चिकित्सा में, कृषि में, या इन दोनों में, या किसी में नहीं तो दोनों में। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इनका उपयोग दोनों में भी है, कृषि में भी है और चिकित्सा में भी है। लास्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जैव विविधता का तृप्ति स्थल बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया भी था मैंने अभी कल ही अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में ना। तो कौन सा है भाई? तो पश्चिमी घाट पर्वत भी है और पूर्वी हिमालय भी है। तो पश्चिमी घाट पर्वत इस पे लगा दें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय के आगे लघु उत्तरीय आपके 5 प्रश्न दिए हुए हैं, अति लघु उत्तरीय 5 प्रश्न है, और एक एक नंबर के आएंगे 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि क्लाइनफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि क्लाइनफिल्टर में कितने होते हैं? तो 45। कितने होते हैं? क्लाइनफिल्टर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, 45 होती है ना। कितनी होगी? 45, यानी कि एक कम होगा ना, 45, यानी कि 44 प्लस एक्स हो, ऐसा कुछ होगा। अब 45 जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 44 प्लस एक्स ओ या एक्स जीरो, ये क्लाइनफिल्टर में सिंड्रोम की संख्या होती है। इसके बाद टर्नर की बात करें तो टर्नर में क्या होता है? बढ़ जाते हैं। टर्नर में क्या है? 46 हो जाएंगे, इससे ज्यादा। तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो सकता है ना, 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो सकता है, या 44 प्लस एक्स 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 वाई हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे 45 के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? 46 के बजाय 47 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 46 के बजाय 47 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 47 तक हो सकते हैं। इसके बाद पूछ रहा है नर जन्म कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो नर जन्म कोशिकाएं कैसा विभाजन करती हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। शुक्राणु निर्माण में बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शुक्राणु निर्माण में हमेशा कौन सा विभाजन होता है? तो शुक्राणुओं के निर्माण में हमेशा कौन सा विभाजन है? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन है? तो वो विभाजन है आपका अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। किसके विभाजन द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है एकमात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं और गुणसूत्रों की संख्या आधी।
अगला दिया है कि परागकण मात्र कोशिका, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? द्विगुणित होती है। क्या होती है? और वैसे तो सब पुष्पों में अलग अलग होती है, तो आपको इसमें लिखना है कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। जैसे साइकस में 6 होती है, यानी कि 2n होती है। क्या होती है? 2n होती है। लेकिन फिर जब परागकण बन जाते हैं तो nn बचती है ना, तब क्या हो जाती है? अगुणित हो जाती है ना। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। अब कह रहा है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए के खंडों को तोड़ते हैं। कौन से एंजाइम? जो डीएनए के खंडों को तोड़ने के लिए। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, क्या है? एक्सोन्यूक्लियोज भी तोड़ता है और एंडोन्यूक्लिएज। तो सबसे अच्छा तोड़ने का काम कौन करेगा? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। कौन करेगा? इसको डीएनए की आणविक कैंची बोलते हैं। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज ये क्या करेगा भाई? डीएनए के खंडों को तोड़ देगा। फिर समष्टि के परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? तो बहुत सिंपल सा है, आप पाय तंत्र में जाएंगे पढ़ेंगे, और इसको आप कोशिश करिएगा कि ब्रैकेट वाइज बढ़िया फ्लो चार्ट बना दीजिएगा इसमें। फिर अगला क्या पूछा है? अब आते हैं भाई लघु उत्तरीय प्रश्न में। कहां पे? लघु उत्तरीय प्रश्न की अपन बात करें तो सबसे पहला दिया है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, कि पक्षियों के अंदर कैसा लिंग निर्धारण है। तो यहां भी आपको क्या करना है? रेखा चित्र द्वारा बनाना है। कैसे बनाना है? रेखा चित्र द्वारा। चलिए यहां से हम शुरू करते हैं, यहां से आपके लिए यहां पे लाके शुरू करते हैं। तो आती लघु उत्तरीय प्रश्नों पे तो यह है, पक्षियों में हमेशा आपको पता होगा कि पक्षियों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। तो पक्षियों के अंदर जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है किस प्रकार का? तो ZZ और ZW प्रक्रिया। ZZW प्रक्रिया का मतलब चाहे यह प्रक्रिया कुछ कीटों, तितली में भी होती है ऐसा ही लिंग निर्धारण, कीटों में भी ऐसा होता है, कशेरुकियों में भी, मछली में भी यही लिंग निर्धारण होता है, सरीसृपों में और पक्षियों में भी यही होता है। इसमें नर क्या होता है? नर समयुग्मजी होता है हमेशा। इसका नर जो है, जैसे हम लोगों में नर क्या है? विषम युग्मजी है, लेकिन यहां पे नर क्या है? समयुग्मजी है। और उसके दो लिंग, गुणसूत्रों की संख्या को 77 से प्रसारित किया जा सकता है। तो नर के अंदर क्या है? नर हमेशा समयुग्मजी, यानी कि नर के अंदर ZZ ही है, समयुग्मजी। और मादा के अंदर क्या होता है भाई? मादा क्या है? विषम युग्मजी होती है। मादा के अंदर ZW होते हैं। क्या होते हैं? ZW होते हैं। अब इसका आरेख कैसे बनाएंगे? आप यही लिखोगे कि नर समयुग्मजी होता है, मादा विषम युग्मजी होती है। अब इसका कैसे आरेख बनाएंगे, कैसे करते हैं? तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो ये अपन ने बनाया 2n द्विगुणित गुणसूत्र प्लस ZZ, ये हो गया हमारा नर। और मादा क्या है? विषम युग्मजी है। तो 2n यानी कि गुणसूत्रों की संख्या प्लस क्या कर दिया हमने? ZW कर दिया। अब क्या होगा? सबसे पहले युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में इसमें दोनों जोड़े बनेंगे, जितने भी जोड़े बनेंगे सब काहे के बनेंगे? n+z। लेकिन इसमें दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक तो n+z वाला होगा और एक n+w वाला होगा। इसमें सारे युग्मक n+z वाले हैं, वहां पे सारे युग्मक एक तो क्या होगा? n+z वाला, एक n+w वाला। अब अगर n+z वाला n+z से करता है तो 2n+z होता है, यानी कि नर बनता है। अगर n+z वाला n+w से करता है तो 2n+zw बनता है, यानी कि मादा बनती है। तो पहली पीढ़ी में वही कंडीशन है कि 50% नर और 50% मादा। तो ये चीजें लिख करके यही चीज आपको लिख भी देना है और यही चित्र आरेख बना देना है। 100 में 100 आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। कितना देगा बेटा? 100 में 100 आपको एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, तो यह था अति लघु उत्तरीय 3 का। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न पे जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है कि वाटसन एवं क्रिक, इसको मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। कई बार सेशन में पढ़ाया, पिछले बार भी पढ़ाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बनाया, अलग से क्लास भी लगाई बहुत अच्छे से इसकी। फिर भी चलिए दिखाई दे रहा हूं आपको कि आपको कौन सा चित्र बनाना है। तो 3 का खा, ये आपका वाटसन क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल का चित्र है ना। हमेशा इस पे क्या करना है कि 20 एंगस्ट्रांग इसकी चौड़ाई दिखाना है, और ये पूरा एक मुड़ाव 34 एंगस्ट्रांग, एक खांच 6 एंगस्ट्रांग। और हमेशा क्या करना है आपको? ए के साथ डबल बॉन्ड के साथ टी को जोड़ना है, और सी के साथ डबल बॉन्ड जी को जोड़ना है ना। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जोड़ना है। और पूरा ये सिर्फ बनाना है। यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखना, आगे फिर इससे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको बना ही देना। ये हो गया आपका 3 का खा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके पहले का भी स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से शुरू करेंगे आप, और ये यहां तक, ये हो गया 3 का खा, 3 का खा तक हो गया।
अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है प्रतिरक्षा क्या है। क्या पूछ रहा है? गा नंबर पूछ रहा है प्रतिरक्षा क्या है। बहुत अच्छे से आप लोगों को पता है कि हमारा शरीर निरंतर रोगाणुओं के संपर्क में आता रहता है। विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल, बहुत चीजों निरंतर रोगाणुओं के संपर्क में आता रहता है। फिर भी क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जो हमको क्या करती है, इससे बचा लेती है, इससे लड़ती है। और वही क्षमता क्या होती है, हमारी प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम। बहुत अच्छे से आप कोरोना काल से ही प्रतिरक्षा से परिचित है, पता ही होगा आपको। तो चलिए चलते हैं 3 के गा में। तो आई होप 3 का गा, चलिए तो 3 का गा आपका प्रतिरक्षा है। तो प्रतिरक्षा रोग जनको एवं उनके विषैले पदार्थों को प्रवेश करने के बाद भी हमारे शरीर में क्षमता होती है कि वह होने वाले प्रभाव को रोक देता है। यही क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा कहलाती है। और शरीर में सभी प्रकार के रोग जनको एवं उनके विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव प्रतिरोध समस्थिति का बनाए रखने की आवश्यकता होती है। और शरीर में प्रतिरक्षा, ये क्या कहलाती है? शरीर की प्रतिरक्षा या प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ये आपके 3 का गा का आंसर है। नाउ टेक स्क्रीनशॉट एंड मूव फॉर नेक्स्ट। आपको क्या करना है, इसका भी इनके स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है और 1-2 बार ये अच्छे से पढ़ लिख लेना है। हर आसानी से आपको याद हो जाने वाला है। चलिए तो बढ़ते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्किड पौधा आम की पेड़ की शाखा पर उग रहा है। क्या कर रहा है? आम की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और उस पौधे के बीच पारस्परिक संबंध को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? तो बहुत ही सिस्टम से आप क्या कर सकते हैं, सहजीवन वाला संबंध है। भाई आर्किड क्या कर रहा है? आम के पौधे पर उग रहा है, लेकिन आम के पौधे से क्या करेगा? अपना भोजन ग्रहण नहीं करेगा। भोजन कैसे ग्रहण करेगा आर्किड? तो आर्किड भोजन ग्रहण करेगा अपने द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। मतलब यहां पे आम के पौधे को ना तो ज्यादा लाभ दे रहा है, ना तो हानि हो रही है। तो यह भी एक सहजीविता का संबंध है। कैसा संबंध है? सहजीविता, साथ साथ जीवन यापन करना। चले अगला है एक स्थली। 3 का घा नंबर पूछ रहा, अंगा नंबर पूछ रहा है, एक स्थली पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखी निरूपण। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सर आरेख कैसे बनाएंगे, आरेखी निरूपण कैसे करेंगे? तो घड़वाने की कोई बात नहीं, मैं दिखाई दे रहा हूं आपको कैसा आरेख बनाना है, आरेखी निरूपण। चलिए 3 का अंगा, चलिए ये आपका 3 का अंगा है। स्थलीय पारितंत्र का ये आरेखी निरूपण करना है आपको। फसल के अपशिष्ट जो हैं उनको क्या कर दिया, बैक्टीरिया ने अपघटन कर दिया, यानी कि मिट्टी में मिला दिया। फिर उससे क्या, उनको मिट्टी में मिलाने से पोषक तत्व, मिट्टी में पोषक तत्व बढ़े और मृदा संरचना, प्रोटीन बढ़ा, फिर खंजीकरण हुआ, फिर पोषक आए, पोषक आने से फिर फसल हुई, फिर फसल का अपशिष्ट, मतलब कुल मिला के फसल उगी, उगने के बाद अपशिष्ट का हुए, फिर से मिट्टी में मिल गए, फिर से मृदा की उर्वरता क्षमता बढ़ी, फिर से मृदा की उर्वरता क्षमता बढ़ने से फिर से क्या हुआ, उसमें फिर से उसमें एक नया पौधा उगा, फिर से वही चक्र पूरा चलता रहा। जैसे वो है ना कि धमाल फिल्म वाले घोड़ा और घास वाली पेंटिंग, कि कहा घोड़ा कहाँ गया, तो कहा घोड़ा तो घास खाने के बाद चला गया। घास कहाँ, कहा घोड़ा खा गया। और घोड़ा कहाँ, घास खाने के बाद चला गया। तो कहा फिर क्या होगा, कहा फिर से बारिश होगी, फिर से घास उगेगी, फिर से घोड़ा आएगा। तो वही चक्र, ये चक्र आपको याद रख लेना है, बना लेना अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका है 3 का अंगा नंबर, कौन सा हो गया, 3 का अंगा नंबर क्वेश्चन। सिंपल सा बना लेना है आपको, जरूरी नहीं आप अंग्रेजी लिखे, हिंदी में भी लिख देंगे। जिसको दोनों समझ में आ रहे हैं वो दोनों ही लिख सकता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहां से आपके अति लघुत्तरी फर्स्ट खत्म होने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 आपके अति लघुत्तरी फर्स्ट आए। लेकिन अति लघुत्तरी 2 टाइप के आते हैं, एक तो फर्स्ट आता है अति लघुत्तरी और दूसरा आता है अति लघुत्तरी सेकंड। अब फर्स्ट वाले अति लघुत्तरी 2-2 नंबर के हैं, तो 2-2 नंबर के हैं, मतलब इनमें कम लिखना है। लेकिन अति लघुत्तरी सेकंड देखो तो 3-3 नंबर के आएंगे, तो उसी नंबर के अनुरूप आपको लिखना है। पता लगा 2 नंबर का है क्वेश्चन, अब पता है तो दे तरीके 5 पेज लिख डालो, उसका कोई मतलब नहीं। 5 पेज लिखने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको नंबर के आधार पर लिखना है। तो 3 नंबर का है तो इसमें पूरा 1 पेज भर देना है। तो अति लघुत्तरी सेकंड में पहले पूछ रहा है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के में कोई 3 अंतर लिखिए। कितने अंतर देना है, 3 अंतर देना है, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। पढ़ा होगा आपने पहले चैप्टर का, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या बनते हैं, लघु बीजाणु यानी कि परागकण बनते हैं। दीर्घ बीजाणुधानी के अंदर दीर्घ बीजाणु बनते हैं। तो चलिए इन पे 3 अंतर लिखना है और 1-1 नंबर का है। जैसे 3 अंतर 3 नंबर, तो मतलब 1 अंतर का 1 नंबर है, तो 3 अंतर आपको लिख देना है। तो अपन लोग शुरू करते हैं 4 का नंबर, कौन सा, 4 का। चलिए लघु बीजाणुधानी सेकंड
और ये है आपका 4 का लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर। पहले लिखना है कि एक परागकोश में दोनों पालिया में कुल कितनी बीजाणुधानी पाई जाती है? 4 बीजाणुधानी पाई जाती है, उसमें परागकण बनते हैं। और इसमें एक अंडाशय में 1, 2, 3 या अनेक बीजांड, अनेक गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है, जिनमें गुरु बीजाणु यानी कि भ्रूणकोश का या भ्रूणकोश का निर्माण होता है, पहला अंतर। दूसरा है इसमें लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, उस पर लिख सकते हो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है ना। तीसरी चीज कि लघु बीजाणुधानी में एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। कितने परागकण बनते हैं? 4 परागकण बनते हैं। लेकिन इसमें कहा है एक ही भ्रूणकोश बनता है, बाकी 3 क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। शुरुआत में अपन लोगों ने इसको पढ़ा भी था कि इसमें बनते हैं, शुरुआत 4 बनते हैं, लेकिन 3 क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। एक ही क्रियाशील गुरु बीजाणु बन पाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट आउट कर लेंगे, शायद यहां से भी क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। ठीक है, और सेम टू सेम ऐसे ही आपको लिख देना है। चलिए अब आते हैं 4 का खा नंबर क्या कहता है। ये क्या हो गया? चले 4 का खा नंबर क्या कहता है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए यह क्यों सही नहीं है? बहुत अच्छे से आप बता सकते हो, डिफाइन करके भी बता सकते हो, वो बना करके मनुष्य में लिंग निर्धारण वाला, मनुष्य में लिंग निर्धारण वाला जो आरेखी चार्ट है उसको बना करके बता सकते हो कि भाई लिंग निर्धारण पे डिपेंड करते हैं पुरुष के गुणसूत्र, ना कि महिला के गुणसूत्र, क्योंकि महिला के अंदर तो समयुग्मजीव पाए जाते हैं 44 प्लस XX, लेकिन पुरुष के अंदर भी समयुग्मजीव होते हैं X और Y। X वाला जिसमें जाता है तो मादा बनती है, यानी कि महिला लड़की पैदा होती, Y वाला जब जाता है तब का पैदा होती है, तब पैदा होता है लड़का। तो ये चीज आप आरेखी निरूपण द्वारा बता सकते हो कि क्योंकि महिला का बिल्कुल दोष नहीं होता, लड़की या लड़का पैदा होने पर कौन होता है जिम्मेदार? उसका जिम्मेदार होते हैं पुरुष के गुणसूत्र, यानी कि पिता के गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। ये चीज आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, बहुत अच्छे से आपको मैंने पढ़ाया भी है ना। चलिए अगला देखो, एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। ये भी 3 नंबर का है। ठीक है, तो एक संकर क्रॉस के उदाहरण देना 1 नंबर का हो गया, मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या करना 2 नंबर का हो गया। तो एक ही लक्षण को ध्यान में रखकर कराया गया संकरण एक संकर संकरण कहलाता है ना, एक संकर संकरण कहलाता है। चलिए 4 का खा 4 का गा नंबर है ना, तो एक संकर संकरण कहलाता है। और एक संकर संकरण में आपको क्या बताना है? प्रभाविता का नियम। तो आपको ये वाला पूरा ग्राफ बनाना होगा मेंडल वाला, कि मेंडल ने क्या लिया? लंबा पौधा, लंबा, और ये क्या लिया? बौना ना। लंबा का क्या दिया सिंबल? कैपिटल टी। बौना का क्या लिया? स्मॉल टी। और इधर आप पी लिखोगे क्योंकि ये पेरेंट्स है, और इधर आप निशान बनाओगे, और एक को क्या बनाओगे? एक को मेल बनाओगे और एक को फीमेल बनाओगे। अब इनका संकरण करवाओगे। क्या करवाओगे? अब इनका संकरण करवाओगे। यानी कि मेंडल ने जब लंबे और बौने पौधे का संकरण आपस में करवाया तो पहली पीढ़ी में सारे क्या हुए? संकर लंबे पैदा हुए। क्या पैदा हुए? संकर लंबे। सबके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक को उठाना है, दोनों से करा देना है ऐसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला ये क्या है हमारी? ये हमारी क्या है? F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी से ही निकल के आता है प्रभाविता का नियम। क्या निकल के आता है? प्रभाविता का नियम। सारे कितने हैं? सारे क्या हैं? संकर लंबे हैं। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? आपको बता देना है कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रभावी होता है, जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण पहली पीढ़ी में अपने आप को प्रकट नहीं करता वो क्या होता है? अप्रभावी लक्षण होता है। तो यहाँ पे सारे पौधे संकर लंबे उत्पन्न हुए, यानी कि लंबा वाला पहली पीढ़ी में प्रकट हुआ तो लंबा वाला प्रभावी हुआ। बौना वाला लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ तो बौना वाला क्या हुआ? अप्रभावी हुआ। ये पूरा बना करके आपको यही सारी चीजें लिख देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी बहुत अच्छे से आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये आपका 4 का गा 3 नंबर, यहां से आप आसानी से पा जाएंगे। लेकिन हेडिंग आपको बकायदे डालनी है। पहले एक संकर संकरण, फिर डालना है प्रभाविता का नियम, ये बनाना है प्रभाविता के नियम की व्याख्या भी डाल सकते हो ऐसे भी करके, और बढ़िया बकायदे बना के दिखा देना है। ठीक है, बकायदे बना के दिखा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो जीनोटाइप फिनोटाइप सब एक अनुपात 1:1 है। अब आते हैं अपन लोग 4 का घा में। कहां पे आते हैं?
4 का घा। 4 का घा क्या कह रहा है कि डीएनए के द्विकुंडलन में कौन सी विशेषता ने वाटसन एवं क्रिक के डीएनए के प्रतिकृति के सेमी कंजक्टिव मॉडल के रूप में कल्पित करने का सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। तो कुछ नहीं करना आपको, डीएनए का जो आपने मॉडल पढ़ रहा है वाटसन क्रिक का, उसी को बनाना है और बनाने के साथ व्याख्या करनी है। याद करिए मैंने उसकी भी अलग से एक क्लास ली थी जिसमें सिर्फ उसी को बताया था, कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक बारी फिर से आपको सॉल्व दिखाया दे रहा हूं बिना किसी देरी के। तो ये आपका सेमी कंजक्टिव मॉडल वही है, लिखना क्या है भाई, व्याख्या करनी है। तो वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल, थोड़ा सा इसको भी आप लिख सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल वह पदार्थ होता है जो अनुवांशिक रूप से लक्षणों को संकेतों को रखा जाता है, डीएनए आरएनए, इसको लिखे या लिखे नो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आपको लिखना है, इस पे व्याख्या करनी है कि इस दोहरे द्विकुंडलाकार मॉडल को सर्वप्रथम 1953 में वाटसन क्रिक ने क्या किया था, प्रस्तावित किया था। 62 पे इनको क्या मिला, इनको नोबेल प्राइज भी मिला। दोहरे कुंडलन डीएनए में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे श्रृंखला के प्रति क्या होती है, समांतर होती हैं। डीएनए की दोनों न्यूक्लियोटाइड बंधों से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। डीएनए के अणु का व्यास ऊपर हमने लिखा था 20 एंगस्ट्रॉम, कुंडलिनी काल रचना में 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होती है और इतनी दूरी 10 युगल क्षार उपस्थित होते हैं। 34 एंगस्ट्रॉम में 10 युगल क्षार उपस्थित होते हैं, यह भी लिखना है आपको। डीएनए के विपरीत सूत्रों शर्करा के अणुओं की स्थिति एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। यही सारी चीजें आप ये भी लिख सकते हो कि ये हमेशा डबल बॉन्ड के साथ टी के साथ जुड़ता है और सी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी के साथ जुड़ता है। ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, बकायदे इसमें लिखोगे। क्या करोगे, बकायदे इसकी व्याख्या में लिखना है। कहां पे लिखना है, इसकी व्याख्या के अंदर ये सारी चीजें लिख देना है और उसको बकायदे आपको एकदम साफ सुथरा चित्र, बेटा चित्र हो या आरेख हो जरूरी नहीं बहुत अच्छा बने, लेकिन जो भी बने साफ सुथरा बने, दिखाई दे। पहले भी मैंने बताया कि आप पेपर देने जा रहे हैं जिसका, वो कला का पेपर नहीं है कि सोचो अरे कला का पेपर एकदम बढ़िया चिकना चंदा एकदम बढ़िया चित्र होना चाहिए और इसके बाद उसमें कलर वलर कर दें और अच्छा दिखे, तो नहीं। बायोलॉजी के एग्जामिनर को इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, बायोलॉजी के एग्जामिनर को यह जरूरत है कि आपने दर्शाया कैसे है, स्पष्ट रूप से आपका चित्र दिखे, बस साफ सुथरा हो, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ आप चीजों को दर्शाएं बढ़िया से और साफ सुथरा बनाएं, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा नंबर, ये आपका हो गया, चलिए देखते हैं कौन सा नंबर था भाई ये। तो ये आपका था 4 का घा नंबर। क्या था, 4 का घा नंबर। अब अति लघुत्तरी सेकंड में भी आपको कितने मिलेंगे, 5 और 5 तिहाई और 3 नंबर के सारे, यानी कि 15 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 15 नंबर इसमें से मिलने वाले हैं, 10 नंबर अति लघुत्तरी फर्स्ट से। तो अति लघुत्तरी सेकंड का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि 4 है, हाँ 4 ही क्वेश्चन है क्या, इस पे 4 ही क्वेश्चन है, वो 1 2 3 4 क्वेश्चन है, 4 तिहाई 12 नंबर। इसके बाद 5वां क्वेश्चन 3, अच्छा ये भी उसी अति लघुत्तरी का ही है। इस पे क्या पूछा है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मतलब चित्र लिखना कुछ नहीं, चित्र बनाना है और चित्र में नाम भी अंकित कर देना है। मतलब सारी चीजों को क्या कर देना है, दर्शा देना है, आपको बना देना है और बना करके दर्शा देना है। किसका जीवन चक्र, मलेरिया परजीवी का। किसका, मलेरिया परजीवी का, यानी कि 5 का का बोल रहा है। कौन बोल रहा है, 5 का। चलो देखते हैं भाई इसको। तो ये आपके 5 का सोल्यूशन है। ये आपको बना देना है कि जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तो काटने के साथ मच्छर के शरीर में क्या, स्पोरोजोइट चले जाते हैं। जाने के बाद क्या करेंगे, रक्त में जाने के बाद रक्त द्वारा यकृत में चले जाएंगे, लीवर में। यकृत में जाने के बाद अलैंगिक जनन करता है ना, यकृत में जाने के बाद अलैंगिक जनन करता है, कोशिका को फोड़ देता है, रक्त को मोचित करता है ना। इसके बाद क्या करता है, कहीं प्रकार लैंगिक जनन भी करता है, कहीं कहीं अलैंगिक जनन भी करता है। परजीवी लाल रुधिर कणिकाओं में वो उत्पन्न करके फोड़ देता है और परजीवी रक्तनयी कोशिकाओं को संक्रमित करता है। इसके बाद उसके नर और मादा अलग अलग होते हैं ना, फिर युग्मक जनन बनते हैं। फिर मच्छर आहार के साथ युग्मक जनन को अंदर लेती है। अंदर लेने के बाद निषेचन परिवर्धन मच्छर का आमाशय में होता है और फिर ये पूरा क्या होता है, परिपक्व संक्रामक अवस्थाएं आंत से निकलकर मच्छर की लार में ग्रंथि में चले जाते हैं। तो पूरा चक्र की एक बार कैसे अंदर गया और अंदर जाने के बाद आदमी के शरीर में कैसे फैला और फैलने के बाद फिर से दूसरे आदमी के अंदर कैसे गया कि फिर मच्छर ने उसको काटा और दूसरे आदमी के अंदर कैसे गया। इस पूरे चक्र को आपको क्या कर लेना है, ड्रा करके बना देना है। बस तो 4-5 स्टेप बढ़िया से दिखा देना है और कोई दिक्कत
नहीं आओ, सभी स्टेप में नाम जरूरी नहीं इतना बड़ा बड़ा लिखो, छोटा छोटा लिखो, लिख के आपको बता देना है बस बकायदे, यहां पे और कुछ नहीं करना है। क्लियर होगा? अब चलते हैं आगे, 5 का का तक हम लोगों ने किया, 5 के खा में देखते हैं कि 5 का खा क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको एक काम जरूर करना है कि अपनी डिजिटल गुरु दक्षिणा जरूर देनी है, लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं, और कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जरूर दे के ही जाना है। तो एक बारी लाइक और शेयर की संख्या बढ़ाएंगे। चलते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन पर, मॉडल पेपर के सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैविकी या जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार से हमारी सहायता की। तो इस क्वेश्चन को तो अपन लोग अपने से भी बना के बकायदे लिख सकते हो कि किस प्रकार से संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में सहायता की। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने इसमें पढ़ रखी है, आसानी से बना सकते हो। फिर भी मैं कुछ बता दे रहा हूं कि जिसको कुछ नहीं आता वो क्या लिखे। तो 5 का खा नंबर पे चलते हैं। चलिए खुल जा सिम 5 का खा नंबर। तो जैविकी जीव विज्ञान में हुई प्रगति में हमें संक्रामक रोगों को निपटने के लिए क्या मिल गए हैं? कारगर हथियार मिल गए हैं। कई संक्रामक रोगों के लिए चेचक है, चिकन पॉक्स है, तपेदिक है आदि के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रमों ने इन बीमारियों टीका बना ना, तो टीकाकरण ने क्या किया? इन बीमारियों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और जो हम लोगों को क्या मिल रहा है? हम लोग जागरूक हो गए बीमारियों के प्रति, और अपन लोग संक्रामक रोगों के प्रति जागरूक होने के बाद बीमारियों से बचने का उपाय खुद जानते हैं कि भाई कोई आदमी अगर संक्रामक बीमारी से ग्रसित है तो उसके पास न जाना, उससे कैसे कैसे नियम बरतना है, कैसे ठीक करना है, एंटीबायोटिक, बहुत सारी दवाएं, बहुत सारे टीके, ये सारी चीज हमको किसने दी? जैविकी ने ही दी, जीव विज्ञान ने ही दी। और ये सारे हथियार हैं जो क्या करते हैं? खत्म करते हैं संक्रामक रोगों। तो इसको आप अपने से बना के बढ़िया बकायदे चाहे जितना लिख सकते हो। बहुत सिंपल सा लप्पू सा क्वेश्चन है ना, लप्पू सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? क्या कह रहा है? 5 का गा कह रहा है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो किस प्रकार से बढ़ाते हैं? तो जैव उर्वरक जो होते हैं वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा के उत्पादन की शक्ति को बढ़ाते हैं, और ये क्या करते हैं? ये फसल को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं, उपल नहीं है, उपलब्ध कराते हैं, जैसे राइजोबियम, नाइस्टाक, ये सब क्या करते हैं? तो बहुत सारी चीजें तो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। भाई नाइट्रोजन पौधों के लिए सबसे जरूरी है, पौधों के लिए कुछ जरूरी है तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में तो है लेकिन नीचे मिट्टी में नहीं है, तो बहुत सारे नाइट्रोजन स्थिरांक वाले बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम है और भी बहुत सारे हैं। तो ये क्या करेंगे कि उस वायु से लेकर के नाइट्रोजन को मिट्टी में ले जाकर के स्टोर कर देंगे, स्थिरीकरण कर देंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा? पौधों को नाइट्रोजन मिलने लगेगा। ठीक है। कुछ होते हैं फास्फेट जीवाणु जो फास्फेट को स्थिरीकरण करते हैं, और माइक्रोराइजा, इसके बारे में भी पढ़ाया था मैंने, याद करो, टिप्पणी में इसको भी बहुत पढ़ाया था। माइक्रोराइजा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नामृतबीजियों के जड़ों में पाया जाता है, ये भी बहुत सारे काम करेगा उनके लिए। तो ये सारे काम क्या करेंगे? मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाएंगे। तो इन सारी चीजों के इन 3 हेडिंग को भी आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट एंड मूव फॉर नेक्स्ट। जल्दी जल्दी से अपन लोग सभी को करेंगे, सबको देखेंगे। इसके बाद कह रहा है वैक्यूलोवायरेसिस क्या है? इस पे दिया डेढ़ 2 पॉइंट। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान देना है, जैसे इसमें दिया डेढ़ नंबर दिया, तो इसका मतलब आपको इसके 2 कट बना दें, ज्यादा से ज्यादा 2 कट बना दें, और डेढ़ नंबर का बढ़िया हो जाए, एग्जामिनर समझ जाए। 2 कट बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 5 का घा नंबर। यह है आपका 5 का घा, इस पे आप 2 कट बनाने का प्रयास करिएगा। तो ये क्या है भाई? तो मुख्यतः न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रेसिस विषाणु। क्या भाई? न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रेसिस विषाणु रोगजनक कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोडियम जंतुओं को नष्ट करने के लिए उपयोगी है। कई सारे रोगजनकों को, आर्थ्रोपोडियम जंतुओं को नष्ट करने के लिए उपयोगी होता है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO तथा भोज्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO कहीं लिखा होगा, इन्होंने बैकिलो वायरस को पीड़कनाशी के रूप में लाए जाने का समर्थन किया है कि भाई इसको पीड़कनाशी के रूप में लाया जाए, क्योंकि ये क्या करता है? ये पादप, स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य जीवों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालता। सबसे अच्छी बात है कि जितने भी पीड़कनाशी, जितने भी कीटनाशी हैं, वो क्या करते हैं कि वातावरण को प्रदूषित करते हैं।
अगर वो तालाब के जल में चले गए, मान लिया जाए उस पर धुल दिया गया, तालाब के जल में चले जाते हैं तो मछलियों को मार देते हैं और वातावरण प्रदूषण भी फैलाते हैं, जल प्रदूषण भी फैलाते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये वायरस क्या होता है कि ये मार भी देता है, काम भी कर रहा है और प्रदूषण भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सब WHO भी कहता है, भोज्य एवं के संगठन भी कहता है कि भाई इसका प्रयोग किया जाए। ठीक है, किसके रूप में? पीड़कनाशी के रूप में। किसके रूप में? पीड़कनाशी के रूप में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, जिससे अपन लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6, अभी भी जाति लघु उत्तरी चल रहे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। पीसीआर बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है भाई? तो एक प्रकार की फोटोकॉपी मशीन है। अगर हमको डीएनए की बहुत सारी फोटोकॉपीज चाहिए, पढ़ा होगा आपने इसको भी, डीएनए की बहुत सारी फोटोकॉपी चाहिए, एक डीएनए से कई सारे डीएनए बनाना है, तो उसके लिए हम कौन से चेन रिएक्शन में अपनाएंगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर को पीसीआर अपनाएंगे। इसके बाद कह रहा है पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। क्या कह रहा है? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो पारजीवी जंतु भी जैव प्रौद्योगिकी में टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसको बनाया जाता है। पारजीवी जंतु का मतलब है कि जिसके डीएनए को रिकम्बाइंड किया गया, फेरबदल किया गया हो, मतलब कुछ अलग से जोड़ा गया हो या तोड़ा गया हो, हटा करके अपने वांछित डीएनए को जोड़ करके उसके डीएनए में अपने वांछित डीएनए को जोड़ करके बनाया गया जंतु क्या कहलाता है? पारजीवी जंतु कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन लोगों ने बनाया पारजीवी जंतु में रोजी नामक गाय के दूध में, जैसे आपको पता है, उदाहरण भी पूछ रहा है, गाय के दूध में आपको पता है कि फैट की मात्रा बहुत कम होती है, वसा बहुत कम होता है, लेकिन जो पारजीवी गाय का डीएनए में चेंजेस करके डीएनए को फेरबदल करके बनाया गया तो उसके दूध में वसा बढ़ गई, 40% तक हो गई। दूसरा हम लोगों ने बनाया था डाली नामक भेड़ उत्पादन के लिए ट्रांसजेनिक सुअरें भी बनाई गई। तो कई सारी चीजें बनाई गई। आप रोजी नामक गाय को भी बता सकते हैं, डाली नामक भेड़ को भी बता सकते हैं, ट्रांसजेनिक सुअरें, तमाम चीजें बनाई गई। उससे क्या होता है कि हम लोग वांछित उत्पाद भी पाते हैं और वांछित जीव भी पाते हैं। डीएनए के नाइट्रोजन क्षारकों को या डीएनए के अंदर किसी न्यूक्लियोटाइड के क्रम को जैसा भी, या जीन को तोड़ फोड़ के खराब जीन को हटा करके नए जीन, अच्छे जीन को लगा करके बनाते हैं। मतलब जिसको हम अपन लोग कहते हैं टेलरिंग ऑफ डीएनए की टेलरिंग करना। ठीक है, वांछित चीजों को जोड़ देना उसमें वेक्टर के साथ, प्लाज्मिड के साथ, तो वो कहते हैं पारजीवी जंतु। इसके बाद उत्पादन एवं अपघटन में अंतर देना है। तो उत्पादक जानते हैं कि पारितंत्र वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। उत्पादक का मतलब हरे पौधे, अपघटक का मतलब है कि मिट्टी में मिलाने वाले जो चीजें को क्या करते हैं? अपघटक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पारितंत्र में। वो सड़े गले मृत पदार्थों को क्या करते हैं? फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको पता है, आसानी से आप इनका अंतर लिख सकते हैं। परजीविता, साभोजिता साथ साथ जीना, साथ साथ भोजन वाला साभोजिता आता है। परजीवी तो जानते हैं आप लोग, जैसे पौधों में परजीवी अमरबेल होता है, मनुष्यों में परजीवी खटमल, जुआ लीक, जो दूसरे पर भोजन के लिए डिपेंड होता है, जो दूसरों को हानि पहुंचा के अपना भोजन बनाता है, वो क्या कहलाते हैं? परजीविता कहलाती है। उसके एग्जाम्पल लिख देना है, साभोजिता के एग्जाम्पल लिख देना है, बस। अब आते हैं अपन लोग दीर्घ उत्तरी पे। कहां पे? दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पे। और दीर्घ उत्तरी पर जब आए तो क्या लिखा है? पहला, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और शुक्राणु कहां संचित रहते हैं। 5 नंबर का है। तो पहले में सचित्र वर्णन करना है, सारा सिस्टम लिखना है और ये भी बताना है कि इसमें शुक्राणु कहां संचित रहते हैं। तो इसका देखते हैं भाई। तो नर जनन तंत्र मैंने बताया भी था, चित्र इंपॉर्टेंट फिगर में इस चीज को करवाया भी था, लेकिन फिर से एक बार दिखाई दे रहा हूं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में ये आपको नर जनन तंत्र बनाना है, वृषण जरूर बनाना है, वृषण के बाद अधिवृषण, अधिवृषण के बाद ये शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के बाद ये तीनों शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां बना देना है। फिर शिश्न बना देना है और ऊपर ये आपका बना जाएगा ब्लेडर, बसित्ता बना देना है, काम खत्म। और सबका बकायदे नाम लिख देना है। शुक्राणु कहां संचित होते हैं? बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि शुक्राणु बनते तो वृषण में है, लेकिन संचित कहां पे होते हैं? एपिडेडमिस यानी कि अधिवृषण के अंदर क्या होते हैं? शुक्राणु संचित होते हैं। ये चीजें आपको कहां लिख देनी है? बकायदे लिख भी देनी है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 7, प्रश्नोत्तर नंबर 7। अब 7 के बाद आगे आते हैं 8 लघुत्तरी पे। लघुत्तरी 8 क्या कह रहा है? अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड एग्जाम में भी ये आएगा ही। ठीक है, अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। चलिए देखते हैं अनुवांशिक कूट क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो ये आपको लिख देना है अनुवांशिक कूट। अनुवांशिक कूट नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम होता है जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की क्या होती है?
प्रोटीन अणु की संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। क्या होती है? सूचना उपस्थित होती है। इस प्रकार 3 न्यूक्लियोटाइड आनुवांशिक कोड क्या होता है? त्रिक होता है। क्या होता है? त्रिक होता है, मतलब 3 तो इसमें 4 होते हैं ना। 3 न्यूक्लियोटाइड का वह क्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड करता है वो क्या कहते हैं? प्रकूट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकूट कहते हैं। भाई अमीनो अम्ल से प्रोटीन कैसे बनेगा, कैसे अमीनो अम्लों की कोडिंग होगी, ये सारा काम आनुवांशिक कोड का है। अब इसके बाद पूछ रहा है विशेषताएं, इसका स्क्रीनशॉट लें और विशेषताओं पे चलते हैं। आनुवांशिक कोड की विशेषताएं, आनुवांशिक कोड त्रिक होता है, ट्रिपलेट होता है, जैसे AUG, GUG ऐसे होता है ना, त्रिक होता है 3-3 पे। जीव चाहे पूर्व केंद्रीय हो या सुकेंद्रीय, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, आनुवांशिक कोड समान प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण करेगा। आनुवांशिक कोड की खोज नीरेनबर्ग और मैचाई ने 1961 में की। AUG तथा GUG कभी कभी प्रारंभिक कोड, जबकि UAA यहां से भी होता आता है क्वेश्चन की प्रारंभिक कोड कौन से हैं, समापन कोड कौन से हैं। तो जबकि UAA, UGA, UAG समापन कोड हैं और एक विशिष्ट प्रकोप ही अमीनो अम्लों को कोडिंग करता है। ठीक है, यह भी आप लोग याद रखेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आगे बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाते रहेंगे। अब बढ़ते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन पे। विस्तृत उत्तरी में क्वेश्चन नंबर 9, विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पादपों में जाति विविधता 22%, जंतुओं में 72% की अपेक्षा बहुत कम है। पादप में कह रहा है विविधता कम पाई जा रही है, 22% है, और जंतुओं में बहुत ज्यादा है, 72% है, बहुत कम है। तो उसकी अपेक्षा पादपों में बहुत, क्या कारण है कि जंतुओं में विविधता अधिक मिलती है? कहता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, जंतुओं में विविधता अधिक क्यों मिलती है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। और आई होप ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए 9 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। तो पादप की जाति विविधता, प्राणियों में अनुकूलन की क्षमता पौधे की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। पौधों की अपेक्षा अनुकूलन की क्षमता प्राणियों के अंदर ज्यादा होती है, प्राणियों के अंदर बदलाव होते रहते हैं ना। प्राणियों में प्रचलन का गुण, क्यों? क्योंकि प्राणियों के अंदर प्रचलन का गुण पाया जाता है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लीजिए यहां बहुत ज्यादा गर्मी है तो इस स्थान को छोड़ करके वो ठंडे स्थान पे चले जाएंगे, प्रचलन होता है, वो चल लेते हैं। अब पेड़ बेचारे चल नहीं पाते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, चल नहीं पाते तो बेचारे अनुकूलित नहीं कर पाते खुद को। तो प्रजनन का गुण अधिक पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप विपरीत परिस्थितियां होने पर ये क्या करते हैं? स्थान परिवर्तन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। जैसे साइबेरियन पक्षी को ठंडी चाहिए और उस समय गर्मी पड़ती है तो संगम में आ जाते हैं, जब यहाँ ठंडी बढ़ती भी मिलती है ना उनको, यहाँ पे स्थान परिवर्तन करके स्वयं को बचा लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। इसके विपरीत पौधे तो स्थिर हो जाते हैं, उन्हें विपरीत परिस्थितियों का अधिक सामना करना पड़ता है, तो ज्यादा से ज्यादा उनमें विविधता नहीं पाई जाती। अगला कारण, और क्या कारण है इसको बढ़िया से आप लिख सकते हैं कि प्राणियों के तंत्रिका तंत्र, प्राणियों में तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र है। इसके फलस्वरूप प्राणी वातावरण से संवेदनाओं को भी ग्रहण कर लेता है ना। पौधे संवेदनाओं को ग्रहण नहीं कर पाते, छुई मुई का पौधा थोड़ा बहुत ग्रहण करता है, इसलिए मुरझा जाता है जो छूते हैं। तो संवेदना को ग्रहण करके उसके प्रति अनुकूल क्रिया करते हैं प्राणी। तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र के फलस्वरूप स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं। इन कारणों के फलस्वरूप किसी भी पारितंत्र में प्राणियों में पौधे की तुलना में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो इन सारे कारणों को आप बकायदे डिफाइन करके लिख सकते हैं। थोड़ा सा सिंपल मैंने दे दिया कि हाँ आपको ये लिखना, ये समझना है। और यहां से खत्म होता है आपका मॉडल पेपर, यूपी बोर्ड द्वारा जारी हुआ मॉडल पेपर। जिसने भी मेहनत करके पढ़ा होगा 100% उसके लिए ये मॉडल पेपर कुछ नहीं है, और जिसके लिए ये मॉडल पेपर कुछ नहीं है उसके लिए यूपी बोर्ड का पेपर भी कुछ नहीं है। अगर आप आज की डेट पर इस मॉडल पेपर में 70 से 80% जा रहे हैं, 70 से 80% आप सही कर रहे हैं, तो आप एग्जाम आने तक और रिपेयर हो चुकेंगे। तब तक आप यूपी बोर्ड को पूरी तरीके से फोड़ देंगे। यूपी बोर्ड पेपर में आप आसानी से 98 से 99 नंबर, 100 नंबर तक ला सकते हैं, अगर आज आप इस मॉडल पेपर को अपने से पूरी ईमानदारी के साथ 70 से 80% कर ले रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। अगर आप 50-60% इसको कर रहे हैं तो आपकी तैयारी मध्यम है। अभी भी आपको पास बहुत मौका है, ऊंचाई लेवल को हाई ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 20, 30, 40 नंबर पे हैं तब समझिए कि आप बहुत कमजोर हैं। और प्यारे बच्चों, मैं जाते जाते कह रहा हूं कि कोई कमजोर नहीं होता, जो कमजोर लगाता है वो कमजोर हो जाता है, और जो जोर लगाता है वो क्या बन जाता है? जोरदार बन जाता है। तो जोरदार बनो, जोर लगाओ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन पे, और आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है और कमेंट सेक्शन पे अपनी राय देना नहीं बोलना। बाय बाय।